अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं इकबाल जाफरी और हम आज गुफ्तगू कर रहे हैं पाकिस्तान के ऐसे इदारे के बारे में जो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की अपनी ड्यूटीज़ अंजाम देते हैं। और पाकिस्तान कस्टम्स जो है वो उसके कई विंग्स हैं और उसमें प्रिवेंटिव सर्विस जो है वो इस वक्त काफ़ी नुमाया है। तो इसी सिलसिले में आज हमने जो है दावत दी है सुपरिटेंडेंट ऑफ प्रिवेंटिव सर्विस अहमद कबीर साहब को, जो पिछले 30 साल से इस महकमे में जो है अपनी खिदमात अंजाम दे रहे थे। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कबीर साहब, ये बताइए कि आपकी इब्तदाई तालीम कहाँ से? जी, मेरी इब्तदाई तालीम जो है वो लाहौर की है। माशाल्लाह। मैंने इब्तदाई तालीम मेरी शुरू हुई 1962 में और फिर 72 तक मैं कैथेड्रल स्कूल लाहौर में मैंने तालीम हासिल की और वहीं से ये तालीमी सिलसिला मेरा कैथेड्रल स्कूल से शुरू हुआ। उसके बाद 1972 में मैं आफ्टर मैट्रिक मैं कराची शिफ्ट हुआ और फिर कराची आके फिर यहाँ मैंने फर्स्ट ईयर कैंटोनमेंट पब्लिक कॉलेज से किया। उसके बाद फिर सेकंड ईयर में गवर्नमेंट कॉलेज डिग्री कॉलेज फॉर मैन नाजमाबाद से मैंने सेकेंड ईयर किया और ग्रेजुएशन भी मैंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नाजमाबाद से की। अच्छा, एक बात है कि जो बचपन में स्कूल फेलोज होते हैं वो बड़े याद रहते हैं इंसान को। तो आप बताएं कि आपके साथ कौन कौन से लोग आपके साथ क्लास फेलो रहे हैं? जी, मेरे बहुत अच्छे दोस्त रहे क्लास फेलोज, जिनमें नुमाया लोग, काफ़ी नुमाया लोग भी हैं उनमें। जब मैं क्लास 3 में आया था तो मेरे सबसे पहले दोस्त जो बने थे वो शेख अली रज़ा बने थे और दूसरे दोस्त मेरे साकिब निसार मेरे दोस्त बने थे, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। हमारी दोस्ती शुरू हुई थी 13 जनवरी 1964 से। बहुत पुरानी बात है। हाँ जी, क्योंकि 9 जनवरी को मैं क्लास 3 में फर्स्ट डे था मेरा और 3-4 दिन के बाद हमारे दोस्ती शुरू हुई थी और फिर हम स्कूल लाइफ में कंप्लीट इकट्ठे रहे और इकट्ठे तालीम हासिल की, इकट्ठे खेले और इकट्ठे। आपकी बायो में मैंने देखा वो फिल्म स्टार शायद। जी, ये मेरे से सीनियर थे, फिल्म शायद 2 साल सीनियर थे, लेकिन क्योंकि हमारे स्कूल में गैदरिंग जो था कि मिलजुल कर बहुत ज़्यादा रहा जाता था। इतना हम मिलजुल कर रहते थे कि आज भी हमारी गैदरिंग इकट्ठी होती है हर साल और हम लोग इकट्ठे मिलते हैं। वो स्कूल फेलो सारे स्कूल फेलो जो हम बहुत क्लोज दोस्त हैं वो सारे हम इकट्ठे होते हैं लाहौर में। हर साल हम इकट्ठे होते हैं, मैं भी जाता हूँ उसमें हर साल। तो ये कैथेड्रल स्कूल की ये खूबी थी कि जब वहाँ के जो दोस्त होते थे वो ताहयात दोस्ती रहते हैं, ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है, उसमें हम सिर्फ दोस्त होते हैं। बिल्कुल। अब वो कोई बड़ी पोस्ट पे चला गया, कोई छोटी पोस्ट पे, लेकिन हमारी दोस्तियाँ वैसे ही रहती हैं जैसी हमारे स्कूल की रहती थी। तो उसमें साकिब निसार मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। उसके बाद में जब क्लास 4 में आया तो तारिक बाजवा से मेरी बड़ी दोस्ती हुई थी, जो चेयरमैन FBR भी रहे और फिर गवर्नर स्टेट बैंक भी लगे और उसके बाद वो एज अ गवर्नर स्टेट बैंक रिटायर हुए। उनसे मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती थी। फिर उसके बाद मजीद मेरे बहुत सारे रेलवेज के चेयरमैन थे, आरिफ अजीम मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त, उनसे मेरी बड़ी दोस्ती थी। तो ये हम सारी गैदरिंग हमारी थी एक, जो बहुत ज़्यादा हम क्लोज थे एक दूसरे के। अच्छा, मैंने देखा था कि साबिक वजीर आज़म इमरान खान वो भी इसी स्कूल से पढ़े? जी,
साबिक ये इमरान खान कैटेगरी में पढ़े थे तक सिर्फ 2 साल। उसमें बहुत से लोगों को तो भी शायद नहीं पता कि इमरान खान का जो बेसिक गेम, जो इमरान खान तो क्रिकेट में बड़े मशहूर हुए, लेकिन इमरान खान की इब्तदाई जो गेम थी वो थी बेसबॉल। और ये हमारी टीम के कप्तान थे, मैं इनका रनर अप था। ये सीनियर थे मुझसे, तकरीबन 3 साल सीनियर थे मुझसे। तो ये हमारी टीम के कप्तान थे। तो इनकी इब्तदाई जो क्रिकेट से पहले ये बेसबॉल खेला करते थे, बेसबॉल यानी, और बहुत ही बेहतरीन बेसबॉल खेलते थे बहुत। उसके बाद फिर ये एचिसन कॉलेज में चले गए, मजीद तालीम इन्होंने वहां से हासिल की। वो हमने साथ सिर्फ खेला है, बस हम खेल की हद तक मैं इनकी टीम में था, बाकी इतना वो क्लोजनेस नहीं थी मेरी इनसे, बस सिर्फ रनर अप की हैसियत से मैं उनके साथ होता था। अच्छा, कराची आने के बाद आपने जो कॉलेज लाइफ गुजारी है उसमें मैंने आपकी तस्वीरें देखी हैं तकरीर करते हुए मजमे में, और सियासी जो है बयानात। तो कॉलेज के ज़माने में एक बढ़िया अजीब वाकया, क्योंकि मुझे शुरू से पॉलिटिक्स का शौक था। मैं जब कराची आया तो बिल्कुल नया था कराची में, फर्स्ट टाइम कराची आया था। तो उस वक्त तो मैंने कैंट पब्लिक कॉलेज में एडमिशन ले लिया। 1 साल मैंने फर्स्ट ईयर वहाँ तालीम हासिल की, लेकिन वहाँ पे कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज इस कॉलेज में नहीं थी, क्योंकि वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मिलिट्री था। उसके बाद जो है मेरे एक और दोस्त होते थे कराची में जो बने थे, पहले दोस्त मेरे कलीमुद्दीन जफर फारूकी साहब, वो और मैं निकले। मैंने कहा कि मुझे इस कॉलेज में मज़ा नहीं आ रहा, मेरी एम कुछ और है। तो हम मुख्तलिफ कॉलेज में सेकेंड ईयर के एडमिशन के लिए हम निकले। हमने कहा ज़रा देखें, दूसरे कॉलेज को भी देखें। तो इत्तफाकी और मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नाज़िमाबाद हम पहुँचे, तो वहाँ उस वक्त जलसा हो रहा था और स्टेज पे तकरीर कर रहे थे वहाँ के उस वक्त के सदर थे हसन फिरोज साहब, जो बाद में जज भी रहे। बहुत बेहतरीन तकरीर करते थे, उनकी तकरीर सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद तकरीर के बाद जो है एक जुलूस निकला, तो मैं भी इसमें शामिल हो गया। वो जुलूस जो है सर सैयद कॉलेज उस ज़माने में पुलिस ने सील किया हुआ था, वुमेन कॉलेज था, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से थोड़ा सा करीब था। तो वो सील था, तो वहाँ के लिए ये जलसा किया जा रहा था। फिर ये जुलूस निकला और फिर सर सैयद कॉलेज की सील वगैरह सब तोड़ी गई और पुलिस मौजूद थी। उस ज़माने में मुझे याद है SP अल्ताफ हुआ करते थे, और तमाम वो स्टूडेंट्स को अंदर, ख़वातीन को अंदर किया गया कुछ, और हम लोग आ गए। तो बस उस वक्त मैंने ये मना लिया कि मैंने इसी कॉलेज में एडमिशन लेना, और मैंने फिर सेकेंड ईयर में मैंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में एडमिशन लिया। 1 साल पॉलिटिक्स करता रहा। कराची में इतने ताल्लुकात थे नहीं मेरे, बहरहाल कॉलेज में बहुत अच्छे ताल्लुकात बने, लोग, मेरे साथियों ने मेरा बड़ा साथ दिया। फिर जब मैं थर्ड ईयर में आया तो मैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ। उस ज़माने में एक और लीडर थे अहमद दारा साहब, वो प्रेसिडेंट के लिए खड़े हो रहे थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अभी फ़िलहाल विड्रॉ कर लें, मैं नेक्स्ट ईयर चाहता हूं कि मेरी ग्रुप की तरफ से जो है आप प्रेसिडेंट के लिए मैं आपको नॉमिनेट करना चाहता हूं। मैंने कहा ठीक है, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन तमाम एक्टिविटीज़ में मेरा किरदार। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, आप हमारी राब्ता कमेटी है, उसके बाकायदा तौर पे सीनियर मेंबर होंगे, तमाम एक्टिविटीज़ आप होल्ड करेंगे राब्ता कमेटी की। उसके बाद फिर मैं जब 4th ईयर में आया तो मैं प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा, उसमें मैं इलेक्शन वाले दिन ही मैं अरेस्ट भी हो गया, और उसमें मेरे साथ हुसैन हक्कानी साहब भी अरेस्ट हो गए, जो बाद में अमेरिका में एम्बेसडर भी रहे, जिनके खिलाफ बड़ा सिलसिला चलता रहा।
जब मैं लॉकअप गए तो वहाँ मसूद हसन साहब भी उसी कॉलेज के बड़े मरूफ लीडर रहे, वो पहले से अरेस्ट थे। तो हम सारे वहाँ लॉकअप में बंद हुए। उसके बाद तीसरे दिन कोर्ट में पेश किए गए तो मेरे वकील थे फारूक नाइक साहब, जो आसिफ जरदारी साहब के बड़े क्लोज वकील हैं और सेनेटर भी हैं। ये नए नए उस वक्त वकालत करके आए थे, तो इन्होंने हमारी जमानत करवाई थी। हम 12 स्टूडेंट अरेस्ट हुए थे, जिसमें हुसैन हक्कानी भी अरेस्ट हुआ था और मैं हुआ था। मेरा जनरल सेक्रेटरी जो इलेक्शन लड़ता था अलीमुद्दीन, वो अरेस्ट हुआ था। तो हम 12 लड़के अरेस्ट हुए थे। तो फिर वहाँ से आया, फिर इंटर कॉलेजिएट बॉडी का मैं वाइस चेयरमैन कराची में सेलेक्ट हुआ। अख्तर मीर साहब जो हमारे स्काउट्स के बहुत ही शानदार लीडर थे, बहुत सलाहियतों के मालिक थे। फुरकान अहमद यूसुफी साहब बहुत आला दोस्त थे। मुजीबुर रहमान जैनी साहब हमारे बहुत करीबी, बहुत साथ देने वाले दोस्त थे। जावेद अख्तर साहब बहुत करीबी दोस्त थे हमारे। ये हमारा ग्रुप था। जावेद अख्तर, ये हमारा पूरा ग्रुप था। फिर हम कॉलेज लाइफ गुजारी। उसके बाद बीएससी करने के बाद मुझे शौक हुआ कि मैं लॉ करूँगा। फिर मैंने इस्लामिया लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया। 1 साल तक मैं तकरीबन इस्लामिया लॉ कॉलेज में पढ़ रहा था, तो फिर इत्तेफाक से मुझे जॉब मिल गई। कस्टम में ज्वाइन कर लिया? कस्टम ज्वाइन कर लिया। किस साल की बात हुई? ये 1980 में। अच्छा, सियासत में आप बड़े एक्टिव होने के बाद एकदम आपने जो है वो फील्ड चेंज करके और सरकारी नौकरी की तरफ आ गए, तो सियासत को क्यों खैराबाद कर दिया आपने? सियासत को मैंने इसलिए खैराबाद किया कि बीइंग अ गवर्नमेंट सर्वेंट, मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं है कि मैं फिर सियासत को कंटिन्यू करूं। जब आप एक सरकारी मुलाजमत में आते हैं तो आपको सियासत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सियासत एक अलग चीज़ है, मुलाजमत एक अलग चीज़ है। तो इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि जॉब को कंटिन्यू करूं और सियासत को खैराबाद कहूँ। इसकी एक वजह और भी थी कि ज़ियाउल हक का दौर था, पॉलिटिक्स करना बहुत मुश्किल था उस ज़माने में। तो इस वजह से फिर जॉब को मैंने प्रेफर किया और मैंने सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर ली। बहुत टाइम है, बहुत लाइफ होती है, रिटायरमेंट के बाद भी ये काम किया जा सकता है और कुछ आप आहिस्ता आहिस्ता आने की तरफ आगे हूँ। बाकी अल्लाह ताला की मदद चाहिए। अच्छा, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में देख रहा हूँ तो उसमें आपने एंटी स्मगलिंग में सैकड़ों केस पकड़े हैं। तो इस सैकड़ों केस पकड़ने का क्या राज है? ये राज आप आज जो है वो देखेंगे मेरे सामने बताएं। मेहनत कि मैंने जिन बड़े अपने सीनियर अफसरान के साथ काम किया, वो बेहतरीन ट्रेनिंग देने वाले लोग भी थे। उन्होंने हमें बहुत तवज्जो से काम सिखाया, समझाया, हमसे मेहनत करवाई और उन्होंने हमें बहुत गाइड किया। मुबीन अहमद खान, चौधरी शरीफ, AR खान, ये तो बड़े नामी गिरामी अफसरान थे जिनको पूरी कराची में हर आदमी जानता था। मेरी बड़ी खुशकिस्मती थी कि मैंने ज़्यादा वक्त सर्विस ज्वाइन करने के बाद सबसे ज़्यादा वक्त गुजारा मुबीन अहमद खान साहब के साथ और वो मुझे बहुत लाइक करते थे। मुझे काम बहुत ज़्यादा सिखाया उन्होंने, मेरे साथ कदम ब कदम चलते तक थे वो। और बल्कि एक केस मुझे आज तक याद है कि मैं नई नई सर्विस ज्वाइन की थी, तो एक इंफॉर्मेशन आई थी कि जी 80 मन चर्च जो है वो लियारी नदी जो है इसके बैग में पैक करके रख दी गई है, जो रात के टाइम होड़ा एक होता है जिसको कहते हैं हम छोटी कश्ती, जो हाथों से चल रही होती है या छोटी मशीन लगा के उससे भी चलाते हैं, उसमें वो निकाल के और आगे जाके बड़ी लॉन्च को दिया जाएगा। मुबीन अहमद खान साहब के पास इसकी इंफॉर्मेशन थी, उन्होंने मुझे लिया, कहने लगे चलो अब हमें ये काम करना है। मैं मुबीन अहमद खान साहब और हम सिपाही, हमारे तकरीबन 8-10 सिपाही थे हम, तो हमारे साथ हम गए। तो ये लियारी नदी पे जब आप माड़ीपुर रोड पे जाएं तो एक मज़ार आता है,
यहाँ से अब आपका बाईपास बनाया गया है, बिहारी बाईपास, बिल्कुल इसके पुल के साथ एक मज़ार है और वहाँ से नदी है। उस नदी में अब हम गंदे पानी में वो तलाश कर रहे थे बोरे, जिसमें उस पानी में मुबीन अहमद खान साहब खुद उतरे। जब मैंने उनको देखा तो मैंने कहा मेरा सीनियर अफसर उसमें घुसा है, मैं भी उसमें घुस गया। तो हमने वो बोरे वहाँ से निकाले थे। ये मेरा पहला केस था, मेरा नहीं बल्कि मुबीन अहमद खान साहब का था। कोऑर्डिनेशन में, मतलब कोऑर्डिनेशन मैंने उनके साथ पूरी टीम लीडर तो मुबीन, टीम लीडर तो हमारे वही थे, इंफॉर्मेशन भी उन्हीं की थी। तो वो मैंने जब सर्विस ज्वाइन की तो वो पहला केस हुआ, तो मैं बड़ा एक्साइटेड हुआ था। मैंने कहा ये तुम, और जब हम पकड़ के लाए बड़ी इज्जत अफजाई, कलेक्टर साहब उस वक्त होते थे मुबीन हसन साहब, बहुत इज्जत अफजाई मिली, बड़ा अप्रिशिएट किया गया मुबीन अहमद खान साहब को। उनकी वजह से मुझे भी थोड़ा बहुत अप्रिसिएशन मिल गई। तो मुझे एक जज्बा पैदा हुआ कि मैं मेहनत करूँगा और मैं किसी चीज़ से शर्माऊँगा नहीं। उस पर फिर मैंने बहुत मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी केसेस किए। ख़ास तौर पे मेरे केस जो है, सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं वो मेरे हीरोइन के, जिसके अनलिमिटेड केसेस हीरोइन के मेरे ज़्यादा हैं। चर्च के तो मेरे ख्याल है तकरीबन मेरे 8 या 10 केस हैं। और शराब के भी होंगे? शराब के केसेस हैं, शराब के केसेस हैं। चर्च के केसेस कम थे मेरे, लेकिन हीरोइन के मेरे बेतहाशा। अच्छा, मैं आपकी बायो देख रहा था, उसमें अभी तक जितने सैकड़ों केस आपने जो है वो स्मगलिंग के पकड़े हैं, उसमें तकरीबन 99.9% जो है बंदों का सीजर बना और उनको सजाएं हुई। लेकिन एक जो 0.% है वो क्या है जिसको सजा नहीं हुई? जी, वो असल में वो केस मैंने नहीं पकड़ा था, उसमें मैं आईओ था, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था। उस जमाने में मेरी पोस्टिंग इन्वेस्टिगेशन में थी। वो एक मुल्जिम मुझे आज तक याद है कि मेरे जितने भी मेरे पास एज अ आईओ केसेस थे अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें से एक भी कोई मुल्जिम ऐसा नहीं जो हुआ जो बच गया हो कोर्ट से, उसको सजा मिली। वो केस में हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम्स आ गई थी कि उसमें एक साहब थे, बुजुर्ग थे, उसका मैं आईओ था। उनको मैं रात को, मुझे सिपाही लॉकअप से फ़ोन आया कि जी जो एक्यूज हैं उनको हार्ट अटैक हो गया। मैं घर से भागा रात को, मेरा ख्याल है तकरीबन 3 बजे का टाइम था। भागा, उनको जाके जो थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट हम कर सकते थे कि हॉस्पिटल ले गया। जिन हॉस्पिटल में लेके गया था उनको चेकअप वगैरह उन्होंने किया, कुछ मेडिसिन वगैरह उनको दी, तो वो थोड़े से रिलैक्स हुए। फिर उनको वापस ले आए हम लॉकअप में। लॉकअप में लाने के बाद फिर हमारा अपनी एक मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर होता है, उनका सुबह उनको बुलाया गया, उन्होंने चेकअप किया। उस वक्त मेरे सुपरिटेंडेंट बड़े अच्छे हमारे अफसर थे, जावेद अख्तर मुगल साहब, बहुत अच्छे अफसर थे और वेरी कॉम्पिटेंट ऑफिसर, वेरी कॉम्पिटेंट, स्पेशली इन इन्वेस्टिगेशन। वो उनसे डिस्कस हुआ इस मैटर को, तो डॉक्टर साहब ने बताया कि इनको तो सिवियर हार्ट अटैक हुआ है और इनको फौरी तौर पे हॉस्पिटलाइज कर दिया जाए। फिर वो फिर कलेक्टर साहब से मशवरा हुआ, फिर उनको हॉस्पिटलाइज किया गया। लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मेरी लाइफ में एक ऐसा केस आया कि कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। बरी नहीं किया, हाँ, बेल पे दे दिया। उनकी बेल कर दी, जबकि मेरे किसी केस में रिकॉर्ड है कि आज तक किसी की बेल नहीं। वो वाहिद केस था जिसमें बेल दी। अच्छा, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आपके केसेस तो लातादाद हैं, आप मुझे एक्सप्लेन करें कि ये कैसे, मतलब किस सोर्स से कैसे इंफॉर्मेशन है, मुखबिरों की इतला है या आपकी एफर्ट अपनी है, या आपने जो है वो एक नेटवर्क बनाया था जिसकी वजह से आपको जो है पेशगी इतला मिलती थी कि यहाँ पे ये केस है, यहाँ पे ये केस है? तो इस पे ज़रा रोशनी डालें। लेकिन जहाँ तक मेरे बड़े केसेस का सवाल है, जो एक मीरपुर साकरों में मैंने बहुत बड़ा केस किया था, एक फिर मैंने फिश हार्बर के ऊपर बहुत बड़ा केस किया था। ये तो प्योरली मेरे इन्फॉर्मर्स के जरिए हुआ था।
बाकी केसेस में कुछ अपनी एफर्ट्स से मेरी कुछ डिटेक्शंस से, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हमें जब हम सर्विस में आए थे तो हमें बहुत सी चीज़ें हमारे सीनियर्स ने सिखाई थी। कस्टम सर्विस में सबसे बड़ी चीज़ जो होती है ना, जो हमें बेसिकली सिखाई गई थी, वो थे ह्यूमन साइकोलॉजी। आदमी की फेस रीडिंग देखें आप। हमें जो बेसिक ट्रेनिंग मिली थी वो ये थी कि आप सामने से आने वाले की फेस रीडिंग करें, उसकी मूवमेंट्स को गौर करें कि वो किस तरह मूव कर रहा है, किस तरह वॉक कर रहा है, किस तरह चल रहा है, आपको देख के घबरा रहा है, नहीं घबरा रहा है। ये मेन एक कस्टम ऑफिसर की सबसे बड़ी ट्रेनिंग जो होती है ना, वो ये होती है कि वो उसकी फेस रीडिंग, उसकी मूवमेंट को देख के उसने सोचना है कि ये केस इसमें हो सकता है या नहीं, ये इन्वॉल्व हो सकता है। मैं एक केस की मिसाल देता हूँ, बड़ी अजीब केस थी। मेरे एक बहुत ही अजीज तरीन दोस्त हमायूं थे, हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे डिपार्चर पे ड्यूटी कर रहे थे। तो एक पैसेंजर आया, तो उसके पास वाटर डिस्पेंसर था, इलेक्ट्रिक वाटर डिस्पेंसर था। जब इसका पासपोर्ट चेक किया हमायूं साहब ने, तो वो जा रहा था हॉलैंड। हमायूं साहब भी बैठ गए मेरे साथ, सोचने लगे कि यार ये पैसेंजर हॉलैंड जा रहा है और ये पाकिस्तान से डिस्पेंसर लेके जा रहा है, इसका वेट भी दे रहा है, जबकि डिस्पेंसर तो इससे अच्छे तो हॉलैंड में खुद मिल जाएंगे इसको, ये यहाँ से ले जाने की सेंस नहीं बन रही इसकी। बड़ी देर के बाद मैं और हमायूं साहब ने बड़ा सोच विचार की और हमने कहा कि इस डिस्पेंसर को खोला जाए, समथिंग इज रॉन्ग। खैर उसके बाद जब उसको खोला गया और उसके स्क्रू खोले गए और सारा खोल दिया गया डिस्पेंसर जो अंदर से हेरोइन और ह्यूज क्वांटिटी, इट वाज तकरीबन 4 किलो के करीब थी। तो वो अब ये कस्टम अफसर के ये सोचने का अंदाज है। अब जैसे पेट के जो खास तौर पे काले पेट में हेरोइन ले जाते हैं कैप्सूल, मैंने भी अक्सर देखा है कि टीवी पे उसको हम एक तो काला वैसे ही आता है तो हमारी सोच काला है, मस्ट बी समथिंग, लेकिन जरूरी नहीं है, हर आदमी ऐसा नहीं होता। लेकिन जो हीरोइन कैरी कर रहा होता है पेट में, उसकी एक चीज होती है कि उसके होंठ हमेशा खुश्क होंगे और पीलापन होगा उसके होंठों में, यानी खाना पीना ड्राई होंगे बिल्कुल होंठ, क्योंकि वो जब हीरोइन के कैप्सूल्स लेता है उसके बाद वो ना कोई चीज खाता है ना पीता है, बिल्कुल खाली पेट होता है वो। अब जब हम उसको देखते हैं कि इसके होंठ ड्राई हो रहे हैं, प्लस वो कभी आपको यूं देख रहा है, कभी आपको उसकी मूवमेंट्स भी अजीब सी लग रही है, तो वहीं पे हम उसको डिटेक्ट करते हैं वो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज है। फिर हम उसको एक्सरे कराते हैं, नियरेस्ट कोई भी हॉस्पिटल, एयरपोर्ट के पास हॉस्पिटल होता है वहाँ ले जाते हैं, उसका एक्सरे जाता है, एक्सरे में सब चीज़ें आ जाती हैं सामने, फिर उसको रेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, एक सवाल बीच में रह गया था कि जब आपने प्रिवेंटिव सर्विस ज्वाइन की, यानी अपॉइंटमेंट आपका हुआ, तो उस वक्त आपके बैच में कौन कौन नुमाया आपके दोस्त थे? जो बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, हम 74 का बैच था और रिमार्केबल दोस्त। हमने इकट्ठे ट्रेनिंग की, 6 महीने कैंपिंग की, माड़ीपुर में कैंप से 6 महीने वहीं रहे और बड़ी एंजॉय की हमने लाइफ, और बहुत ही अच्छे दोस्त थे, सब बहुत अच्छे दोस्त थे। तलत कमर, सिद्दीक खान अलवी, अली अदर शाह, अमजद मंसूर, इरफान अल्लाह, सब मतलब 74 के 74 बड़े अच्छे दोस्त हैं, बहुत ही कॉम्पिटेंट थे और बहुत अच्छे थे। खास तौर पे मैं नजम, हमारे साथी थे जो एंटी स्मगलिंग के बहुत बड़े ऑफिसर साबित हुए, बड़ी मेहनत की उन्होंने एंटी स्मगलिंग में। जावेद अख्तर मुगल ने जैसे इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन पे बहुत कॉम्पिटेंट थे उसमें वो। इसी तरह हर अफसर में अपनी होती है कि कोई किसी फील्ड में ज़्यादा कॉम्पिटेंट हो जाता है, कोई किसी फील्ड में ज़्यादा कॉम्पिटेंट हो जाता है, अपना इंटरेस्ट भी होता है, तो भाई मैं इस फील्ड में ज़्यादा मेहनत करूँगा ना,
तो कुछ लोग बहुत अच्छे मिले, लेकिन हमारा 74 का बैच वॉज अ रिमार्केबल बैच। अच्छा, उस जमाने में तो पाकिस्तान की हॉकी बहुत अरूज पे थी और पाकिस्तान हॉकी के कुछ प्लेयर थे जिन्होंने आपका महकमा ज्वाइन मेरी किया। बड़ी खुशकिस्मती है, मैं पूरे पाकिस्तान हॉकी टीम के साथ ड्यूटी करता रहा हूँ। समीउल्लाह के साथ मैंने की, कलीमुल्लाह के साथ मैंने की, रशीदुल हसन के साथ मैंने की, इस्लाउद्दीन साहब के साथ मैंने की, उसके बाद और भी समसाम कादिर थे, उनके साथ मैंने की। मोहम्मद अली आजकल मौजूदा हैं, मेरे से जूनियर थे लेकिन हमारे साथ थे। तो मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि मैंने पूरी हॉकी टीम के साथ, कौमी टीम के साथ हमने हाँ, क्योंकि उस वक्त काफी रुझान था। बहुत की वर्ल्ड कप लेकर आए थे। हाँ, हमारे साथ दौर में, तो बड़ा अच्छा उनके साथ अब हम फील करते थे और प्राउड भी फील करते थे। अच्छा, अब एक आखिरी सवाल आपसे ये करूंगा कि आप क्या एक्सपीरियंस, आपके तजर्बात, आप जो नए प्रिवेंटिव सर्विस में अफसरान आए हैं भर्ती होके, उनके लिए आप क्या पैगाम देंगे? जी, मेरे डिपार्टमेंट में माशाल्लाह नए लड़की बहुत सारे अफसरान आए और बहुत पढ़े लिखे अफसरान आए, और ये सर्विस ऐसी है जिसमें जो भी आता है बड़ी तवज्जो, बड़ी मेहनत के साथ काम करता है। और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे तमाम जो भी साथी इस महकमे में आए हैं, इस महकमे में बहुत मेहनत करेंगे और बहुत तरक्की करेंगे, क्योंकि मोस्टली लोग जो है वो तालीम सबसे बड़ी चीज़ है इस सर्विस में। सबसे बड़ी चीज़ जो है कि जो पीओ से आता है वो एक अच्छी तालीम के बाद प्रिवेंटिव ऑफिसर आता है, वो बड़ी अच्छी तालीम के बाद आता है। उसके बाद उसकी ग्रूमिंग बड़ी अच्छी होती है, पुराने अफसरान उसको बहुत अच्छा ग्रूम करते हैं। तो इस वजह से मुझे यकीन है कि हमारे नए अफसरान बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, डिपार्टमेंट का नाम भी रोशन करेंगे और हमारे मुल्क का नाम भी रोशन होता है। तो पहले पाकिस्तान है, उसके बाद कुछ है। बिल्कुल, इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में एक नई शख्सियत के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।